मैं सऊदीया के शहर में लेडीज पुलिस की नौकरी करती थी। मुझे एक बार एक अमीर अरबी के घर जासूसी के लिए भेजा गया। मैं वहां एक मुलाजमा बनकर गई थी, लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नजर न आया। लेकिन एक रात मैं इसके बंगले की पिछली तरफ गई तो वहां एक दरवाजा था। जैसे मैं अंदर गई तो एक तहखाने में गिर गई। जैसे ही मैंने वहां देखा तो वो अरबी औरतों के साथ। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैंने आंखें सऊदीया जैसे मुबारक शहर में खोली थी। मेरे वालिद की यहाँ पुलिस में नौकरी थी। पाकिस्तान में शादी करने के बाद मेरे अब्बू मेरी वालिदा को अपने साथ सऊदीया ले आए थे। इसलिए मेरी पैदाइश मक्का जैसे मुकद्दस शहर में हुई थी। मेरी वालिदा हाफिज कुरान थी, इसलिए कलाम पाक की बहुत सी सूरतें मैंने अपनी वालिदा से हिफ्ज की थी। मैंने शुरू से ही एक पाकीज़ा माहौल पाया था। मेरी वालिदा बहुत नेक थी। मेरे वालिद भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। मेरे वालिद की ख्वाहिश तो ये थी कि इनकी पहली औलाद बेटा होता, क्योंकि वो चाहते थे कि इनका बेटा भी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। बदकिस्मती ये थी कि मेरे बाद इनकी दूसरी औलाद भी ना हुई। जब मैंने होश संभाला तो अपने वालिद की ख्वाहिश कई बार सुनी थी। तभी इरादा कर लिया कि मैं इन्हीं की तरह से ईमानदार पुलिस वाली बनूंगी। इसलिए मैंने बड़ी होकर पुलिस की लाइन ज्वाइन की थी। मेरे वालिद ये खुशी भी ना देख सके। मैं अपनी ट्रेनिंग में थी, एक हादसे में इनकी मौत वाकई हो गई थी। जब तक मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन के ऑन ड्यूटी लगी, मेरी वालिदा बीमार रहने लगी थी। मेरी पोस्टिंग जद्दा में हो चुकी थी। मुझे 1 साल हुआ था ड्यूटी देते हुए कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। बहुत कम उम्री में ही मैंने ये दुख देख लिए थे, और अब मेरा मकसद सिर्फ ईमानदारी से काम करना था और अपने वालिद का नाम रोशन करना था। इसलिए मैं जिसके केस में हाथ डालती, इसमें कामयाब होती थी। वजह ये थी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती थी, कभी रिश्वत ली और ना ही कभी किसी मुजरिम को भी बिना सजा के छोड़ा। इसीलिए कम सालों में ही अपने अफसरान के सामने अपनी काबिलियत का सिक्का मनवा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक केस मेरे सामने रखा गया। वो ये कि सुनने में आया था एक रिहायशी इलाके में ऐसा गिरोह आबाद है जो अरबी लोगों का लिबादा ओढ़े हुए औरतों की स्मगलिंग करता है। ये रिपोर्ट पक्की थी, लेकिन वो गिरोह निहायत ही चालाक और चालबाज था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था। जब ये केस मेरे सामने डिस्कस किया गया तो मैंने अपने सीनियर अफसरान से कहा कि इस केस को आप मेरे हवाले कर दें। मेरे अफसरान कहने लगे कि बड़े बड़े पुलिस वालों ने अपनी कोशिश करके देख ली, लेकिन इन्हें भी आज तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। और आप तो एक ना तजर्बेकार और कम उम्र से इंस्पेक्टर हैं। ये बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। मुश्किल काम है, आपकी जान भी जा सकती है और इज्जत भी। मैंने कहा, जब मैंने पुलिस की नौकरी को ज्वाइन किया था तो मैंने इस्लामी मुल्क की खातिर अपनी जान माल और इज्जत देने का अहद किया था। आप मेरी परवाह मत करें, मैं अपने मिशन से कामयाब होकर ही लौटूंगी और पूरे सबूत के साथ इन्हें पकड़ूंगी। अफसरान ने मुझे बहुत हौसला अफजाई दी थी। मैंने कहा कि मैं वहां पर भेस बदल कर एक मुलाजमा बनकर जाऊंगी। मुलाजमा बहुत जल्द घर के मामलात को समझ जाती हैं। मेरे लिए इस तरह से अपना केस हल करना और भी आसान हो जाएगा। सीनियर अफसरान को मेरी ये बात बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने पुलिस की वर्दी उतारी और एक आम सी मुलाजमा बनकर इस घर में नौकरी लेने के लिए चली गई। जरा सी पेशे रफ्त के बाद मुझे वहां मुलाजमत में मिल गई। वहां की सफाई सुथराई के काम मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ा बंगला था और वहां रहने वाले अरबी एक से साई शादी करने के आदी थे। बज़ाहिर वो दो भाइयों का बंगला था जिनकी दो दो बीवियां थी। मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी कि इनकी बीवियों में बहुत इत्तेफाक था। वो पाकिस्तानी खवातीन की तरह से जेलसी का जज्बा नहीं रखती थी। बज़ाहिर मैं कमरों और घर की सफाई करती, लेकिन मेरी नजर हवेली के खुफिया ठिकानों की तरफ लगी रहती। फिर वो लोग सिक्योरिटी के मामले में बेहद सख्त थे। जब मैं इनके बंगले में दाखिल होती तो मेरी पूरी तरह तलाशी ली गई थी कि कहीं मेरे पास कोई मोबाइल में या असला में कोई ऐसी चीज तो नहीं। उन्होंने गार्ड्स के साथ साथ खूनख्वार जंगली कुत्ते भी पाल रखे थे। सबसे पहले जब इनके घर में दाखिल हुई तो इन खूनख्वार कुत्तों ने मुझे सूंघा था। बेशक मैं एक पुलिस वाली थी, एक औरत का दिल भी अपने अंदर रखती थी। लंबे चौड़े खूनख्वार किस्म के कुत्तों के सामने मेरा डर जाना फितरी सी बात थी। जिस काम के लिए मैं आई थी वो इतना आसान नहीं था जितना शायद मैं समझ बैठी थी।
मैंने कमरों की सफाई के दौरान कमरों की तलाशी बड़ी अच्छी तरह से ली थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। इस बंगले के ऊपर के पोर्शन में मुझे जाने की इजाजत थी, क्योंकि वो खाली पड़ा था। 1 महीना हो चुका था मुझे वहां काम करते हुए, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया था। मैं बहुत मायूस सी हो गई थी जब एक दिन मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। हम मुलाजमीन के लिए एक क्वार्टर बनाए गए थे, हम लोग वहीं रहते थे। एक बार मैंने इस अरबी की गाड़ी में एक हसीन लड़की को आते हुए देखा, जो बेहद हसीन थी, लेकिन इतनी ही डरी सहमी हुई थी। मैं चौकन्नी सी हो गई। मेरी नजर अब इस लड़की पर थी, जो बेहद घबराई हुई थी, चेहरे से डरी सहमी सी थी। इसे मेहमान कहकर इस अरबी की बीवी ने मुझसे मुतारिफ करवाया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अरबी की बीवियां वैसे तो उठकर एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीती थी, लेकिन मैं हैरान थी। वो इस लड़की को खाना पानी और जरूरत की हर चीज मुलाजमा की बजाय खुद देने जाती थी। यहाँ तक कि मुझे भी इस कमरे में सफाई करने का हुक्म नहीं था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो लड़की यकीनन अगवा की गई है, लेकिन मैं कैसे इस तक पहुंच सकती थी? रात के 9 बजे के बाद हमें क्वार्टर्स में भेज दिया गया था। रात के 9 बजे के बाद हमें क्वार्टर्स में भेज दिया जाता था। इनके घर के अंदर 9 बजे के बाद क्या होता था, मैं बिल्कुल जान नहीं पाती थी। मैंने बहुत चाहा कि इनकी बीवियों का एतमाद जीत सकूं, वो मुझसे कोई ना कोई बात करें, लेकिन वो औरतें मुलाजमों के साथ कोई बात नहीं करती थी, सिवाय काम की बात के। मेरा दिल अब बेचैन सा होने लगा था। मैं रात को अपने क्वार्टर से बाहर आ गई। इस कमरे की एक खिड़की बाहर खुलती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खिड़की को खोलकर देखूं, शायद वो खिड़की खुल जाए और मैं ये देख सकूं कि वहां हो क्या रहा है। मैं इस कमरे की खिड़की के पास बड़े मुहतात अंदाज से पहुंची थी, लेकिन वो लोग बहुत तेज और चालाक थे। खिड़की अंदर से लॉक थी। मैं बहुत मायूसी हो गई थी। इससे पहले कि मैं वापस लौटती, मुझे इस कमरे में साए से नजर आने लगे। कुछ आवाजें भी आने लगी, लेकिन वो अजीबो गरीब किस्म की जुबान में बात कर रहे थे। ना वो अरबी थी, ना उर्दू और अंग्रेजी। न जाने कौन सी जुबान थी जिसमें वो बात कर रहे थे। फिर मुझे इस लड़की की सिसकियां सुनाई थी, लेकिन वहां मेरे रुकने का मकसद कुछ ना था, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि इनके बीच बातचीत क्या हो रही है। मैं वापस पलटने लगी तो मेरे कदम इसकी आवाज से जकड़े जा चुके थे। वो उर्दू जुबान में बोल रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? और लड़की रोते हुए कह रही थी। मैं वापस वहां इस खिड़की के पास आ गई ताकि और बातें भी सुन सकूं, लेकिन फिर कमरे का दरवाजा खुला था और इस लड़की को शायद कमरे से बाहर ले जाया जा रहा था। अब इसकी आवाजें गुम होने लगी थी, जैसे अब वो कमरे में ना थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि शायद वो लोग इस लड़की को ऊपर के पोर्शन में लेकर गए होंगे, जब झट से खिड़की खुली थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं फौरन से दीवार के साथ लगकर नीचे अपना सांस रोककर बैठ गई थी। वो इस अरबी का छोटा भाई था, जिसे शायद ये शक हुआ था कि खिड़की के बाहर कोई मौजूद है, इसलिए वो अब दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसके बाद खिड़की बंद हो गई। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर अपना रुका हुआ सांस बहाल किया था। इसके बाद मैंने अपने क्वार्टर का रुख किया था। जल्दी से मैं अपने क्वार्टर में आकर लेट गई, क्योंकि अगर किसी को ये शक हो गया कि वहां कोई मौजूद था, तो वो लोग जरूर वहीं पहुंचेंगे। और ऐसा ही हुआ था। चंद मिनट बाद ही कदमों की चाह मुझे अपने क्वार्टर से आगे जाती हुई सुनाई थी, वहीं खिड़की के पास जहां मैं कुछ देर पहले खड़ी थी। इसके बाद मुझे इस जगह कुत्ते भौंकने की आवाजें आने लगी। इन कुत्तों के तस्वुर से ही मुझे खौफ सा आने लगता था, क्योंकि वो काफी लंबे चौड़े खूंखार कुत्ते थे। मेरा दिल इस वक्त बड़ी जोर से धड़क रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं तो समझी थी कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दूसरे ही दिन सब मुलाजमीन से ये पूछा गया था कि रात को अपने क्वार्टर से कौन निकला था। इस सवाल ने मेरा हल्क खुश्क कर दिया था, लेकिन सभी अनजान बने हुए थे। वो शायद इन लोगों के सख्त रवैये को जानते थे, इसलिए 9 बजे के बाद कोई भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकलता था। वो अरबी बड़े गजबनाक लहजे से एक एक के पास आकर पूछ रहा था। जैसे जैसे इसके कदम मेरे जाने बढ़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें यूं थी
मेरे कानों में जोर जोर से गूंज रही हों। वो अरबी मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे गौर से देखने लगा। जितनी देर वो मेरे पास खड़ा था, इसकी नजरें मेरे लिए एक इम्तिहान बनी रही। फिर वो आगे बढ़ गया। इसके बाद से पहरेदारी में और भी सख्ती आ गई थी। काफी दिन बाद मुझसे इस कमरे की सफाई का कहा गया जहां वो लड़की ठहरी थी, लेकिन आज वो कमरा खाली था। कमरे की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी और कमरे में एक अजीब किस्म की बू थी। मैंने पर्दे खिड़की के पास से हटा दिए और बेड की चादर बिछाकर झाड़ू देने लगी जब मेरी नजर कचरे की बास्केट पर पड़ी। इसके अंदर मैंने इंजेक्शन की खाली सिरिंज और टूटे हुए इंजेक्शन देखकर मैंने फौरन से बाहर निकाली और पढ़ने लगी कि वो इंजेक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो नींद की हैवी डोज थी जिसके लगते ही बंदा चंद सेकंड में बेहोश हो जाता है, फिर इसे 24 घंटों से पहले होश नहीं आती। मैंने इस बास्केट के अंदर मजीद चीजों को देखने की कोशिश की तो जले हुए सिगरेट थे। इसके बाद जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे एक अजियत से दो चार कर गया। एक सिगरेट पर खून लगा हुआ था जिसे यकीनन इस लड़की के बाजू पर जलता हुआ लगाया गया था। इसके जख्म से रसने वाले खून से वो सिगरेट बुझ गया हो। मेरी नजरों के सामने वो लड़की नजर आने लगी, डरी सहमी मासूम सी लड़की। मैंने वो सब चीजें वापस रख दी, कमरे की सफाई की और बाहर आ गई। लेकिन मुझे ये बात भी परेशान कर रही थी कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। एक बार दोनों अरबी घर पर मौजूद न थे। इनकी बेगमात भी दोपहर का खाना खाते ही अपने कमरों में चली गई। किचन में काम करने वाली बावर्चन भी आराम की गर्ज से अपने क्वार्टर में चली गई। लेकिन मेरे दिमाग से तो वो लड़की ही नहीं जा रही थी जिसके बारे में मेरी मालकिन ने ये बताया कि वो वापस जा चुकी है। इसलिए मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई। वहां जितने भी कमरे थे बंद थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन कमरों के नेब घुमा कर देखे, सब कमरे ही लॉक थे। मैंने इन कमरों की खिड़कियों को खोलने की कोशिश की तो एक कमरे की खिड़की खुल गई। वो कमरा खाली था। मैं इस कमरे में आ गई। वो कमरा किसी स्टूडियो की तरह से चुना हुआ था जहाँ एक स्टैंड में कैमरा लगाकर रखा हुआ था और एक सिंगल बेड था। बाकी सारा कमरा खाली था। मैं इस कैमरे के पास आ गई। मैंने जब इस कैमरे को ऑन किया तो जो शर्मनाक वीडियो इस लड़की की बनाई गई थी, मैंने वो कैमरा बंद कर दिया। इस कैमरे की वजह से मुझे ये तो मालूम हो ही चुका था कि वो लोग लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से यहाँ लाकर इनकी शर्मनाक वीडियो बनाकर इन्हें दूसरे ममालिक में स्मगल करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं जान पाई थी कि वो लड़कियों को छुपाकर कहाँ रखते हैं। मैं इस कमरे से बाहर आ गई, वापिस नीचे पहुंच गई। अभी तक मैं इस जगह नहीं पहुंच पाई थी जहां ऐसी लड़कियों को रखा गया था। मैं बेहद परेशान से होकर रह गई थी कि इन लड़कियों तक पहुंचकर इन्हें बचा सकूं। एक बार मैंने रात के वक्त अपने क्वार्टर के बाहर कदमों की चाप सी सुनी थी, जैसे वहां से चंद लोग गुजरे हों। मेरे कान इन आवाजों पर खड़े हो चुके थे। मैं अपने क्वार्टर के दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोला तो चंद लड़कियों को वो गार्ड वहां से ले जा रहे थे। लड़कियों के हाथ पीछे करके बांध रखे थे। इनके मुंह पर भी पट्टी बांधी हुई थी ताकि इनकी आवाज कोई सुन ना सके। इस वक्त मेरा कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली ना था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि यकीनन पिछली जानिब भी कोई ऐसा खुफिया कमरा मौजूद है जहां लड़कियों को रखा जाता है। अगले रोज सुबह को मैं इस पिछले हिस्से में पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर घने दरख्तों के अलावा और कुछ न था। मैंने बहुत कोशिश की, शायद वहां पर कोई तय खाना या कोई कमरा मौजूद हो, लेकिन ऐसा कुछ न था। 2-3 दिन में इस कमरे के पीछे चली जाती, लेकिन एक बार एक दीवार पर मेरा हाथ जाकर टकराया, लेकिन वो दीवार सीमेंट की नहीं थी। मैंने इस लकड़ी की दीवार को दाएं बाएं करना शुरू किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बाएं जानिब हो गई। वो दीवार नहीं बल्कि अंदर जाने का दरवाजा था जो मेरे सामने खुल चुका था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। मैं जैसे ही अंदर गई वो जगह नीचे को ढलान जैसी थी। वहां अंदर जाते मैं अपने कदमों पर तवाजन बरकरार न रख सकी और गिर गई और लड़खड़ाते हुए एक तय खाने में पहुंच गई। जहां मैं पहुंची थी वहां रोशनी मौजूद थी, इसलिए जब मैंने वहां देखा बहुत सी लड़कियां वहां मौजूद थी जिन्हें रस्सियों से बांध रखा था, जिनकी अबतर हालत देखकर मुझे इनके साथ की गई ज्यादती का अंदाजा हो चुका था। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछती, मेरे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी की इस ढलान से नीचे उतरने की।
मेरा दिल धक से रह गया था। सामने अब वो अरबी खड़ा था। इसे देखकर तो मेरी रंगत ही दो हो गई थी। बेशक मैं एक पुलिस वाली थी, लेकिन इस वक्त बिना किसी हथियार की थी और पकड़ी भी जा चुकी थी। वो अरबी बड़े शर्मनाक अंदाज से मेरे पास पहुंचा और मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था लड़की। तुम्हारी हकीकत तो मैं इसी वक्त जान गया था, जब तुम खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अगले रोज सब मुलाजमीन से मैं पूछ रहा था, तो मेरा 100% शक तुम पर था। इसलिए मैंने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। इसीलिए तुम्हें पूरा पूरा मौका दिया कि तुम जिस मकसद के लिए आई हो वो शौक भी पूरा कर लो। हमारे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं हम सब जानते हैं। तो मेरी आंखों से ओझल हरगिज नहीं थी। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। इस शख्स ने एक कमीने की बुरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी, फिर अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब करके बोला, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी तुम। अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करता, मैंने इस पर हमला कर दिया। मेरे पास असलाह तो मौजूद ना था, लेकिन मैं लड़ना जानती थी, इसलिए मैं इसे मारने लगी। इसे शायद मुझसे ऐसी उम्मीद ना थी, इसलिए मेरे पंच मारने पर दूर जा गिरा। लेकिन अगले ही लम्हे इसके गार्ड वहां मौजूद थे, जो मुझे बाजू से पकड़ चुके थे। मैं इतनी ताकतवर भी ना थी कि इन दो हैकल गार्ड्स का मुकाबला कर सकती। वो शख्स अब मुझे खून ख्वार आंखों से देख रहा था। इसने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, कमीनी, तूने मुझ पर हाथ उठाया। फिर इसने अपने जेब से एक इंजेक्शन निकाला। मैं समझ गई थी कि वो नशा आवर इंजेक्शन है। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत को बेहोश करके इसके साथ बदकारी करते हो। अगर मर्द हो तो मेरे हाथ छोड़कर मेरा मुकाबला करो। वो मेरी बात पर हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारी बातें मुझ पर बेअसर हैं। ये कहकर इसने मेरे बाजू पर वो इंजेक्शन लगा दिया। मेरा सर चंद लम्हों में चकराने लगा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। जहन बिल्कुल तारीकी में जा चुका था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अपने वजूद के साथ होने वाली ज्यादती को महसूस जरूर कर पा रही थी। मुझे लगा मेरे रुखसार पर किसी ने आग का शोला रख दिया हो। नीम बेहोशी की हालत में भी अपने वजूद पर दिए गए जख्मों पर मुझे बड़ी शिद्दत से तकलीफ हो रही थी। जब मुझे होश आई, मैं इसी कमरे में मौजूद थी जहाँ कैमरा लगा हुआ था। मेरा वजूद बिल्कुल बेजान सा हो चुका था। मैं इनके आताब का निशाना बन चुकी थी। सामने लगे आईने में खुद को देखकर मैं खौफ से चीख गई थी। मेरे पर जले हुए सिगरेट बुझाए गए थे। मेरी बिखरी उजड़ी हालत मुझे मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत ना थी कि उठकर अपने पांव पर खड़ी हो सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये केस मुझसे मेरी इज्जत ले जाएगा। मेरे आंसू बहने लगे थे, और जब वो आंसू मेरे जख्मों पर लगते तो मुझे एक नई अजियत से गुजार जाते, जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और इस शख्स की बीवी अंदर दाखिल हुई। वो खाने की ट्रे रखकर चली गई। मैं न जाने कब से भूखी थी कि खाना देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पेट भरकर खाना खाया था। कुछ देर बाद मुझे दो गार्ड्स लेने आ गए और मुझे बाजू से सहारा देकर इस कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैं बिल्कुल बेजान सा वजूद थी। वो लोग मुझे इसी तय खाने में फेंक कर चले गए। मैं वहां लड़कियों को बचाने आई थी, इन्हें तहफ्फुज देने आई थी, लेकिन खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वो दोनों अरबी इस तय खाने में आ गए, मेरे पास आकर हंसने लगे। इनमें से एक कहने लगा, हम किसी और मुल्क के बासी हैं, यहाँ नकली अरबी बनकर आए हैं और आज रात तक तुम्हें भी गैर कानूनी तरीके से इसी मुल्क ले जाएंगे। फिर तुम लोगों से जिस्म फरोशी का काम लिया जाएगा। जब तक तुम्हारी पुलिस की टीम यहाँ पहुंचेगी, तुम भी यहाँ से स्मगल हो चुकी होगी। वो ये बात करने के बाद मेरे पास आकर झुक गया। कहने लगा, तुम्हारी वीडियो भी बहुत जल्द वायरल होकर तुम्हारे अफसरान के पास हमारा मुंह तोड़ जवाब बनकर पहुंचेगी। ये कहकर वो उठने लगा कि मैंने हाथ में पकड़ी पिस्टल से इस पर गोलियां चला दी। दोनों भाइयों को भून कर रख दिया। जब गार्ड मुझे इस तय खाने में लिटा रहे थे, तो मैं इस वक्त एक गार्ड की जेब से पिस्टल निकाल चुकी थी। वो दोनों ही जमीन बोस होकर तड़पने लगे थे। कुछ देर बाद ही वो मर चुके थे। पुलिस की सायरन की आवाज पर मैं फिर से होश से गाफिल हुई थी। मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया था। जब मुझे होश आई, मैं हॉस्पिटल में थी।
1 माह लगा था मुझे ठीक होने में और अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करने में। वो सब लड़कियां आजाद हो चुकी थी। इनकी वीडियो भी वायरल होने से बच गई थी। मैंने अपनी इज्जत अपने फर्ज की खातिर गंवा दी थी, लेकिन बहुत सी लड़कियों को जिस्म फरोशी जैसे गुनाह से बचा लिया था।